हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो ये न्यूज़पेपर कवर करते हैं तो यह सिर्फ यूपीएससी या फिर जो पीसीएस है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यह उनके लिए भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आज है 16 अक्टूबर और आज की जो हमारी इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो होंगी टॉमहॉक मिसाइल, यूक्रेन रूस और खतरा। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कहा गया है कि वे यूक्रेन को जो है टॉमहॉक मिसाइल देने वाले हैं, दे सकते हैं। तो रूस को जो है उस मिसाइल से क्या खतरा हो सकता है या फिर रूस को जो है क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो दूसरी जो न्यूज़ होगी वो दुर्बल पृथ्वी, जो चीन का रणनीतिक प्रभुत्व है, यानी कि जो दुर्बल पृथ्वी खनिज हैं उनको लेकर चीन की जो क्या रणनीति है उसके बारे में भी हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। पाक अफगान संबंध, यानी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, तो उस संघर्ष को लेकर जो है हम बातचीत करने वाले हैं कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इनके बीच में स्टार्टिंग से कैसे संबंध रहे हैं, या फिर अब जो हमें संघर्ष देखने को मिल रहा है दोनों देशों के बीच में कि वो संघर्ष जो है वो क्यों हो रहा है। और हमारी जो न्यूज़ हैं वो जो है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, या फिर जैसे इकोनॉमिक्स है या फिर साइंस एंड टेक है, उन सब के लिए ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहने वाली है वो है ट्रंप का कहना है कि वह यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें भेज सकते हैं। यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि वह जो है यूक्रेन को टॉमहॉक जो मिसाइलें हैं उनको भेजेंगे, भेज सकते हैं। तो जो टॉमहॉक मिसाइल है वो रूस के भीतर गहरे जो लक्ष्य हैं उन पर हमला करने की जो यूक्रेन की क्षमता है उसको बढ़ा देगा, जिससे कि रूस पर खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो टॉमहॉक मिसाइल है वो क्या है। टॉमहॉक जो मिसाइल है अमेरिका की सबसे उन्नत क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह लंबी दूरी की जो सटीक हमले होते हैं उनके लिए जो है जानी जाती है। और अगर बात करें तो हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने संकेत दिया है कि वो जो है इस मिसाइल को यूक्रेन को जो है उपलब्ध कराने का विचार कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें कीव को जो है और मजबूती मिल सके। और जो यह कदम है कि रूस जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसको जो है नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन साथ ही जो परमाणु युद्ध है उसकी भी आशंका जो है इससे बढ़ जाती है। तो टॉमहॉक जो मिसाइल है वो क्या है, इसका डिज़ाइन या फिर इसकी जो क्षमता है वो क्या है। टॉमहॉक जो है एक सबसोनिक, यानी कि ध्वनि से ये जो है धीमी गति वाली है जो क्रूज मिसाइल है, जो कि मुख्य रूप से नौसेना के जहाज या फिर जो पनडुब्बियां होती हैं उनसे लॉन्च की जाती है। और अगर बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज जो है वो लगभग 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर और 1550 मील है, जो कि यूक्रेन से मॉस्को तक हमला करने की क्षमता रखती है। और जो ये ऊंचाई बात करें तो यह कम ऊंचाई पर जो है वो उड़ती है, यह रडार से बचती रहती है और जो जीपीएस तथा टेरेन जो कांटूर मैपिंग है उनसे सटीक जो निशाना है उसको यह साध देती है, जिससे जो इसका निशाना होता है जिसको लक्ष्य करके इसको छोड़ा जाता है तो वह उसको जो है भेद कर ही दम लेती है। जो वारहेड जो है इसका सामान्य है, यानी कि वारहेड क्या है सामान्यतः है, यह जो है 450 किलोमीटर जो विस्फोटक है
उससे लॉन्च की जाती है। लेकिन अगर बात करें कुछ संस्करणों की, तो उनमें जो क्लस्टर बम या फिर जो परमाणु वारहेड जो हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। अमेरिका के पास में जो है हजारों टॉमहॉक जो मिसाइल हैं, इनका स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। यानी कि अमेरिका के द्वारा बहुत ही भारी मात्रा में जो है इन मिसाइलों का निर्माण किया गया है, जो कि इराक, अफगानिस्तान और जो सीरिया जैसे संघर्ष हैं उनमें जो है पहले भी ये इस्तेमाल जो है हो चुकी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले इसका यूज़ जो है वो नहीं किया गया है, बल्कि जो मिडल ईस्ट के देश हैं, यानी कि जैसे कि इराक है, अफगानिस्तान है या फिर जो सीरिया है, इनमें इसका जो यूज़ है वो पहले भी किया जा चुका है। तो जो लॉन्च सिस्टम की बात करें तो यूक्रेन को जो है इन्हें इस्तेमाल करने के लिए अमेरिकी टाइफोन जो लॉन्चर होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो अमेरिका है यूरोपीय सहयोगियों जैसे कि जो नाटो के देश हैं उनके माध्यम से ये मिसाइलें जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर बात करें कि यूक्रेन को क्यों दी जा सकती हैं ये मिसाइलें, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान है आया है कि 12 से 15 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उनसे बात की है और टॉमहॉक पर जो है उन्होंने चर्चा भी की है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर जो पुतिन हैं उनको चेतावनी दी है कि यदि युद्ध जो है वो ख़त्म नहीं हुआ तो हम यूक्रेन को टॉमहॉक दे सकते हैं। तो क्या रूस चाहता है कि ये मिसाइलें उनकी दिशा में जाएं? यह बयान जो है ट्रंप के जो व्हाइट हाउस है उसमें ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले आया है, जो कि 17 अक्टूबर को निर्धारित है। यानी कि जो ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप हैं वह 17 अक्टूबर को जो है वो आपस में मिलने वाले हैं। तो यूक्रेन जो है इसको लेकर क्या मांग कर रहा है? यूक्रेन जो है लंबी दूरी के जो हथियार हैं उनकी मांग कर रहा है, ताकि रूस के जो गहन इलाके हैं जैसे कि क्रीमिया का ब्रिज है या फिर जो ऊर्जा की सुविधाएं हैं उन पर हमला कर सके। और अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में यूक्रेन के पास जो है एंटी-एस जो है जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन टॉमहॉक जो है इनसे अधिक सटीक है और यह एक लंबी रेंज वाली मिसाइल है, जो कि यूक्रेनी अधिकारियों ने रैथियोन यानी कि जो टॉमहॉक के निर्माता हैं रैथियोन, उनसे मुलाकात भी जो है वो की है। और अगर बात करें इसके रणनीतिक लाभों की, तो जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार जो ये मिसाइलें हैं रूस को जो है पीछे धकेल सकती हैं, खासकर जो डोनेट ट्रक हैं या फिर जो खारगिव हैं उनके अंदर। और जो ये युद्ध है वो जो है एक गेम चेंजर बना सकती है। बिना अमेरिकी जो सैनिक है उनको सीधे जो है युद्ध में शामिल किए बिना, हालांकि जो अमेरिका है केवल सीमित संख्या यानी कि दसियों में ही जो है वो देगा, ताकि अपनी जो इंडो पैसिफिक की ज़रूरतें हैं उनको प्रभावित जो है इससे न हो। तो जो रूस है उसकी इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्या इससे रूस के अंदर जो जोखिम है वो बढ़ रहा है? तो रूस ने जो है रूस का विरोध यानी कि जो पुतिन है उन्होंने गंभीर जो एस्केलेशन है उसमें बताया कि जो अमेरिका रूस संबंधों को नष्ट कर देगा। पूर्व राष्ट्रपति जो दिमित्र मेदवेदेव हैं उन्होंने कहा कि इससे जो सभी के लिए बुरा अंजाम होगा, खासकर ट्रंप के लिए। जो रूसी सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि टॉमहॉक और उनके लॉन्चर को नष्ट कर दिया जाएगा। तो जो परमाणु खतरा है वो कैसे बना हुआ है? जो टॉमहॉक परमाणु जो है वो सक्षम है, इसीलिए रूस इन्हें परमाणु हमले से जोड़ सकता है। यानी कि जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं उनके अंदर परमाणु का जो सक्षम जो है वो मौजूद है, जिससे कि जो रूस है इसको परमाणु हमले से जोड़ सकता है। और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने यह भी कहा है कि मॉस्को की ओर उड़ती जो मिसाइलें हैं वो रूस को भ्रमित कर सकती हैं, जिससे गलतफहमी से
परमाणु प्रतिक्रिया हो सकती है। जो रूस है उसके पास में 5,800 से अधिक परमाणु हथियार जो हैं इस समय मौजूद हैं, और इनसे रिलेटेड जो अन्य चिंताएं जो हैं वो क्या बनी हुई हैं। तो जो अमेरिकी इन्वेंट्री जो है वो अभी तक सीमित है, इसीलिए सीधा जो ट्रांसफ़र है वो मुश्किल है, बल्कि जो यूक्रेन है उसको ट्रेनिंग और जो उसका रख रखाव है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने इस मिसाइल को जो है वो देने के लिए जो है वो कहा है, लेकिन वह जो है इसे सीधा यूक्रेन को नहीं दे सकता, बल्कि ये उसे जो है उस यूक्रेन को ट्रेनिंग देनी होगी या फिर उसे कैसे रखा जाता है यह भी जो है वो समझाना होगा। तो जो एस्टोनिया जैसे कि जो नाटो सहयोगी इसे रूस को पीछे धकेलने का जो मौका है वो मानते हैं, लेकिन अगर वैश्विक तनाव जो है उसे देखें तो वैश्विक तनाव इससे जो है और अधिक बढ़ सकता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं यह कदम रूस पर दबाव बनाने का एक प्रयास सा लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं है कि हम जो है टॉमहॉक जो मिसाइल हैं वो यूक्रेन को देंगे ही, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो जो है दे सकते हैं, लेकिन यह जो जोखिम है वो अभी भी भरा हुआ है। यदि टॉमहॉक जो है यूक्रेन पहुंचती है तो युद्ध की जो प्रक्रिया है वो और अधिक तेज हो सकती है, लेकिन शांति वार्ता भी जो है मजबूत हो सकती है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि वे यूक्रेन के जो इरादे हैं उनको जानना चाहते हैं, ताकि जो एस्केलेशन है न हो सके। और फिलहाल जो है यह सिर्फ संभावना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका व्हाइट हाउस का जो दौरा है तय करेगा, यानी कि इनके बीच में यूक्रेन और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इनके बीच में जो है जो बातचीत होगी 17 अक्टूबर को, उसमें ही जो है इसका कुछ फैसला जो है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन अब तक जो है सिर्फ संभावनाएं ही जो हैं वो बनी हुई हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो आज के क्वेश्चन रहेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइलें पूरी उड़ान के दौरान सबसोनिक गति से जेट प्रोपल्ड होती हैं, जबकि जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वह उड़ान का जो प्रारंभिक चरण होता है उसमें ही जो है रॉकेट प्रोपेड होती हैं। नंबर 2, अग्नि वी जो है एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है, जबकि ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही हैं, यानी कि ऊपर जो 2 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही रहने वाला है। तो नंबर 1 केवल 1, बी जो है केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा केवल 2। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ान के दौरान सबसोनिक गति से जेट प्रोपल्ड होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें प्रारंभिक चरण में ही रॉकेट प्रोपेड होती हैं। नेक्स्ट जो है कि अग्नि आईवी मिसाइल यानी कि अग्नि 4 जो मिसाइल है वो एक सॉलिड फ्यूल्ड मीडियम रेंज जो है सतह से सतह की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा बी केवल 2। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार कीजिए, यानी कि कुछ मिसाइलों के नाम दिए गए हैं उन पे हमें जो है विचार करना है। 1 अग्नि, 2 ब्रह्मधनुष यानी कि ब्रह्मधनुष। तो उपरोक्त में से कौन सी जो है क्रूज मिसाइल है, केवल 1, केवल 2, 1 और 3, डी है 2 और 3। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा बी केवल 2। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है। नंबर ए आकाश, बी भीम,
सी अर्जुन, डी पृथ्वी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी अर्जुन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैन से रिलेटेड है कि यूक्रेन संकट ने वैश्विक खाद्य और जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको कैसे प्रभावित किया है, भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आज की हमारी जो अगली न्यूज़ रहने वाली है वो होगी चीन ने दुर्बल पृथ्वी धातुओं पर निर्यात को नियंत्रण में जो है वो कड़ा कर लिया है। यह क्यों मायने रखता है? तो यह जो फैसला सामने आया है यह अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके नए दौरे की जो पेचीदा व्यापार वार्ता है उससे पहले एक रणनीतिक कदम जो है वो बताया जा रहा है। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? तो अगर बात करें इसकी पृष्ठभूमि की तो जो दुर्बल पृथ्वी जो है क्यों दुर्लभ नहीं है लेकिन रणनीतिक है, यानी कि जो दुर्बल पृथ्वी जो चुंबक होती हैं वे क्या है, दुर्बल नहीं है लेकिन रणनीतिक हैं। तो जो दुर्बल पृथ्वी तत्व हैं यानी कि जो 17 रासायनिक तत्व हैं उनका समूह है, जैसे कि नियोडियम, डिस्पोर्जियम, टर्बियम, जो कि पृथ्वी की जो सतह पर अपेक्षाकृत जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो खनन होता है या फिर जो प्रसंस्करण होता है यानी कि इनकी जो रिफाइनरिंग होती है या फिर जो शुद्धिकरण है पर्यावरणीय रूप से हानिकारक और महंगा और जो तकनीकी रूप है उससे यह जटिल होता है। जो चीन है उसने 1990-2000 के दशक में कम लागत, ढीले पर्यावरण नियमों और जो सरकारी सब्सिडी है उससे वैश्विक बाजार पर कब्जा जो है वो कर लिया है। तो इसमें हमें चीन का जो प्रभुत्व है या फिर जो खनन है उसका क्या महत्व मिलता है? तो चीन का जो प्रभुत्व है वहाँ पर चीन के अंदर खनन को देखें तो 70% जो है वैश्विक उत्पादन किया जाता है। इसका जो प्रसंस्करण है वो 90% यानी कि जो रिफाइनरी और मैग्नेटिक का निर्माण जो है वो भी किया जाता है। 2025 तक चीन ने 80% से अधिक जो आपूर्ति श्रृंखला है उस पर नियंत्रण बनाए जो है वो रखी हुई है चीन। तो जो ये तत्व हैं आधुनिक तकनीक की जो है रीढ़ माने जा रहे हैं, यानी कि जो उपभोक्ता हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है या फिर जो नियोडियम मैग्नेट है यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, ईवी मोटर्स हैं, पवन टरबाइन्स हैं या फिर जो रक्षा है उसके अंदर F-35 लड़ाकू विमान, मिसाइल, रेडार, लेजर, डिस्प्रोसियम, समेरियम और जो एक F-35 है उसमें 400 किलो से अधिक जो है REES होता है। और एक्स पर जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने मत दिए हैं जिसमें कि चीन ने जो है 2018 से ही रीज को हथियार बनाने की जो तैयारी है वो कर ली थी, जबकि जो अमेरिका है अभी अभी भी जो है वो निर्भर है। या फिर जो व्यापार है वो युद्ध में रीज का उपयोग या फिर जो समय रेखा है यानी कि 2024 और 25 यानी कि व्यापार में युद्ध में जो रीज है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। चीन के द्वारा जो रीज है उसको 2010 से ही जो रणनीतिक लीवर है उसके रूप में जो है वो चीन इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि जो जापान है उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है या फिर 2024 या 25 की बात करें तो अमेरिकी जो चिप निर्यात प्रतिबंध है उस पर जो है वो हवाई आंधी पर के जो जवाब है उसमें बीजिंग ने जो है इसे और भी अधिक तेज कर दिया है। तो 2024 के अंत तक बात करें तो चीन ने गैलीजियम, जर्मेनियम पर निर्यात नियंत्रण जो है वो लगाए हैं। जो जर्मेनियम पर निर्यात है उस पर नियंत्रण लगाए हैं। और जो अप्रैल 2025 की बात करें तो 7 जो रीज हैं यानी कि डिस्प्रोसियम, टर्बेनियम आदि पर भी जो है वो प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने नए टैरिफ के जवाब में जो है ये लगाए गई
और जो अमेरिकी उत्पादन है वो शून्य है। इसमें से कई के लिए जो है वो ऐसा किया गया है। और अगर बात करें जून 2025 की, तो जो लंदन के अंदर बातचीत हुई है उसमें अस्थायी जो समझौता है वो हुआ है कि चीन ने गैर टैरिफ उपायों को निलंबित किया है, लेकिन जो री है उसके निर्यात पर लाइसेंस जो है 6 महीने के लिए ही सीमित किया है। जो WSJ है यह अमेरिकी उद्योग के लिए अनिश्चितता को जो है पैदा करता है। और जुलाई 2025 में जो जेनेवा वार्ता हैं उनमें शिपमेंट तेज करने का समझौता, लेकिन जो प्रसंस्करण है अभी भी चीन पर निर्भर जो है वो कर रहा है। तो हालिया अगर वृद्धि को देखें तो अक्टूबर 2025 यानी कि 9 अक्टूबर को चीन का जो वाणिज्य मंत्रालय है उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो 61 नंबर है वो जारी किया और 12 रीज यानी कि 17 में से 12 जो रीज हैं उनको स्थायी मैनेजमेंट पर उनका विस्तारण जो नियंत्रण है वो किया गया। अब लाइसेंस जो है वो ज़रूरी है। जो खनन है या फिर स्मेलिटिंग है, सप्रेशन है या फिर जो तकनीक है उनके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो विदेशी सैन्य संबंध है कंपनियां हैं जैसे कि जो अमेरिकी रक्षा फर्मा सहित उनको दिसंबर में ये जो है एक दिसंबर 2025 को इनका जो लाइसेंस है वो अस्वीकार किया जाएगा। यह चीन का जो फॉरेन डायरेक्ट प्रोजेक्ट है उस रूल के अंतर्गत जो है उसी रूल के जैसा जो है वो दिखाई दे रहा है। और 10 अक्टूबर को जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने 100% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी, जो कि 1 नवंबर से जो है वो लागू हो जाएगा। जो चीनी जहाज हैं उन पर शुल्क और जो सॉफ्टवेयर का निर्यात है उस पर नियंत्रण चीन ने दुनिया को जो है बंधक बना लिया है। 12 अक्टूबर चीन ने अमेरिकी जो डबल स्टैंडर्ड है उसका आरोप लगाया और जो क्वालकॉम एंड जो एंटी ट्रस्ट है उसकी जांच भी जो है वो शुरू की। और 14 से 15 अक्टूबर जो ट्रंप हैं उन्होंने घोषणा की है कि हम जो व्यापार युद्ध है उसमें हैं, जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी जो स्कॉट बेसेंट है उन्होंने उनके जो सहयोगी हैं जैसे कि यूरोप है या फिर भारत जापान है उनसे समूह प्रतिक्रिया जो है वो मांगी है। तो अगर बात करें इसके प्रभाव की तो अमेरिका और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर तो जो आर्थिक हित है यानी कि 10% की जो आपूर्ति है उसमें बाधा से 0.2% GDP पर प्रभाव पड़ा है और 25% से 0.6% जो लाखों नौकरियां हैं वो भी इससे प्रभावित हुई हैं। और जो EV चिप रक्षा क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो है इससे प्रभावित हुआ है। एंड S&P जो है 500 में से 2% की जो गिरावट है वो देखी गई है। अगर बात करें रक्षा जोखिमों की तो जो लॉकहीड मार्टिन है या फिर RTX है आदि पर असर जो है हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि F-35 का जो उत्पादन है वो रुक सकता है। CSIS यह जो है रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को धमकी जो है वो देता है। तो इसको लेकर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने वॉर टाइम्स पावर्स का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वह कहते हैं कि यह 3 से 5 साल जो है वो तैयार होने में लेने वाला है। तो इसके जो घरेलू प्रयास हैं कि MP मटेरियल्स टेक्सोल जो 2025 के अंत तक जो है 1000 टन मैग्नेट बनाएगा, चीन का जो 1% है उससे भी यह कम है। तो USA जो है रेयर अर्थ ने जो डिस्प्रोसियम ऑक्साइड है उसका उत्पादन जो है वो किया है। तो जो सहयोगी शरण है यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, भारत है, तो वह जो है या फिर यूक्रेन अफ्रीका की जितनी भी परियोजनाएं हैं, तो जो बेसेंट है हम सहयोगियों के साथ स्वावलंबी बनेंगे
और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में भी कहा है कि भारत समानांतर जो सप्लाई चेन है उसकी कुंजी है और इसे रिसाइकलिंग और जो स्टॉक हैं यानी कि जो चिप्स एक्ट है उसके तहत स्टैक जो है वो लेना चाहिए। जो 5 कंपनियां हैं उनमें IX की जो है वो आलोचना की गई है। तो अमेरिका ने जो 8 साल में कोई भी कंटेनी जैसी जो है वो नहीं बनाई है। तो जो भविष्य है उसकी क्या संभावनाएं जो हैं वो हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें जो भविष्य की संभावनाएं हैं उनकी, तो जो एक्सेलरेशन का जोखिम है वो बना हुआ है। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ट्रंप जो है वो शिखर सम्मेलन जो कि इस महीने के अंत में दक्षिण कोरिया के अंदर होने वाला है उससे पहले समयबंद है। जो चीन है कहता है कि हम डरते नहीं हैं, यदि कोई सौदा नहीं हो तो पूर्ण युद्ध 500% का जो तेल आयात का टैरिफ है वहाँ तक। तो सौदे की संभावना जो है वो बनी हुई है कि जो प्रेसिडेक्शन मार्केट है 70% सौदा मानते हैं। चीन की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो धीमी वृद्धि या फिर जो लीवर कमज़ोर करती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। और अगर बात करें दीर्घकालीन की यानी कि लंबे समय की, तो जो वैश्विक दौड़ है जो अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं वे 2028 तक 30% स्वावलंबन का जो लक्ष्य है वो रखते हैं। लेकिन चीन का जो लाइफ फेयर है वो कानूनी हथियार के लिए जो है एक नया खतरा साबित हो सकते हैं। तो इस न्यूज़ के अंदर हमें क्या निचोड़ मिलता है कि चीन जो है वो एकाधिकार व्यापार जो युद्ध है उसको नई ऊंचाई जो है वो देना चाहता है, जहां पर बीजिंग का जो लीवर है वो मजबूत है, लेकिन अमेरिका के द्वारा लगाया गया जो 100% का अतिरिक्त टैरिफ है और जो सहयोगी नेटवर्क है उससे जवाब दे रहा है। यह न केवल जो आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा जो है वो नज़र आ रहा है। और एक्स पर जो है वो बहस में चीन ने जो है ओवर प्ले किया है। अमेरिका के पास और जो लीवर हैं वो मौजूद हैं। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे यूपीएससी के उन्हें देखते हैं। 2011 में जो यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स GS 1 में जो है यह आया हुआ है कि हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं नामक तत्व की कम आपूर्ति को लेकर चिंता बनी हुई है। इसका कारण क्या है? नंबर 1, जो ये तत्व हैं इनका सबसे बड़ा उत्पादक चीन ने उसका जो निर्यात है उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। नंबर 2, चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली में ये तत्व कहीं नहीं पाए जाते। तो जो दुर्लभ पृथ्वी धातुएं हैं विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान हैं उनके निर्माण के लिए जो है इम्पोर्टेंट होती हैं और इनकी जो मांग है वो बढ़ रही है। या फिर जो तीसरा है कि जो ये धातुएं हैं इनके अत्यधिक दोहन से अधिकांश देशों में इनका जो भंडार है वो समाप्त हो चुका है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होने वाला है, वो होगा 1 और 3, यानी कि चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक है और जो धातुएं हैं इनके अत्यधिक दोहन के कारण अधिकांश जो देश हैं उनमें इसके भंडारण जो है वो समाप्त हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मोनाटाइज दुर्बल पृथ्वी तत्वों का स्रोत है। जो मोनाटाइज है उसमें थोरियम होता है। या फिर नंबर 3, मोनाटाइज भारत के समस्त तटीय रेत में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। नंबर 4, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोटाइट का प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन रहेंगे वो होंगे, ए होगा 1, 2 और 3, बी 1, 2 या फिर 4, सी 2, 3 और 4, डी सभी। तो हमारा जो इसका आंसर रहने वाला है वो होगा बी,
1, 2 और 4। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि रीज 15, लैंथेनाइट्स, स्कैंडियम, इट्रियम सहित 17 रासायनिक तत्वों का समूह है। या फिर भारत में आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में रीज के महत्वपूर्ण भंडारण है। तीसरा, चीन जो है वैश्विक रीज प्रसंस्करण का 90% से अधिक नियंत्रित करता है। तो हमारे जो ऑप्शन रहेंगे वो होंगे ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3। हमारा आज का जो मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है वो होगा दुर्लभ पृथ्वी सामग्रियां क्या होती हैं, भारत के संदर्भ में उनकी रणनीतिक और जो पर्यावरणीय महत्व है उस पर इसकी चर्चा कीजिए। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो सीमा पर तनाव और जो क्षेत्रीय गठबंधन है उनमें बदलाव के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान जो संबंध तनावपूर्ण है। तो वो संबंध जो है तनावपूर्ण क्यों बने हुए हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो संबंध हैं उनकी जड़ें जो है ऐसा नहीं है कि आज से ही जो है वो चली आ रही हैं, बल्कि उनकी जड़ें जो औपनिवेशिक काल है वहीं से चली आ रही हैं। लेकिन जब स्वतंत्रता मिली थी, पहले क्या हुआ करता था कि जो अफगानिस्तान है वो भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। फिर अफगानिस्तान जो है भारत से टूटकर अलग हो गया, उसके बाद फिर म्यांमार हो गया। हाँ, म्यांमार के बाद जब हमें जो है वो औपनिवेशिक जो काल था, जो ब्रिटिश थे, भारत को जब उनसे आज़ादी मिली तो जो पाकिस्तान जब अलग हुआ था यानी कि 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान जो है एक संयुक्त राष्ट्र में इसका विरोध करने वाला एकमात्र देश था। तो जो अफगानिस्तान है उसने जो डूरंड लाइन है उसको कभी भी जो है वो अस्वीकार स्वीकार जो है वो नहीं किया। तो जो पश्तूनिस्तान है उसकी मांग जो है वो हमेशा से करता रहा है एक स्वतंत्र पश्तून राज्य जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है या फिर जो बलूचिस्तान है उसका जो हिस्सा है वो उसके अंदर जो है वो शामिल करता है। और जो ये विवाद है 1950 से 60 का जो दशक है उसमें हिंसक हो गया था जब अफगान सेना ने बाजोर और जो अन्य इलाके हैं उनमेम घुसपैठ कर दी थी, जिसका पाकिस्तान की जो जनजातियां हैं उन्होंने कड़ा मुकाबला भी जो है वो किया था। और 1961 में जो अफगानिस्तान है उसकी आर्थिक तबाही के बाद दोनों देशों ने सीमा जो है वो बंद कर दी थी, जो कि अफगानिस्तान के लिए गंभीर संकट जो है वो पैदा कर गई थी। फिर 1970 के दशक में अफगानिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं दाऊद खान, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बलोच और जो पश्तून अलगाववादी हैं उनको समर्थन दिया। और जो सोवियत आक्रमण है जो कि 1979 के दौरान पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को शरण दे दी और अमेरिकी सहायता से उनका समर्थन किया। लेकिन यह जो है अफगानिस्तान का जो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के रूप में जो है वो अफगानिस्तान ने इसको देखा। और 1990 के दशक में जो पाकिस्तान है उसने तालिबान का समर्थन किया ताकि जो अफगानिस्तान है उसमें रणनीतिक गहराई हासिल हो जाए और भारत के जो प्रभाव हैं उनको रोका जा सके। लेकिन तालिबान की हार हुई। 2001 के बाद पाकिस्तान पर अमेरिकी जो दबाव है वो बढ़ गया और अफगान सरकार ने भारत के साथ जो है वो गठजोड़ कर लिया, जिससे कि पाकिस्तान पर जो दोहरी नीति है उसके आरोप भी लगे थे। और जो ये संबंध है भाईचारे के दावे से जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई। और पाकिस्तान ने 40 वर्षों में 40 लाख से अधिक जो अफगान शरणार्थी हैं उनको शरण दी, लेकिन बदले में जो सीमा उल्लंघन और जो प्रॉक्सी युद्ध है उसका सामना भी किया।
और एक पोस्ट पर यानी कि एक एक्स पोस्ट पर कहा गया कि अफगानिस्तान ने 1948 से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध शुरू जो है वो किया है, जो कि ऐतिहासिक तनाव को दर्शाता है। और कुल मिलाकर जो अतीत है वो अपूर्ण रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को भाई कहने के बावजूद भी सीमा और जो सुरक्षा हैं उनको ही प्राथमिकता दी है। और अगर बात करें वर्तमान की, तो 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान को जो उम्मीद थी कि अफगानिस्तान जो है मित्रवत बना रहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने काबुल में अपना दूतावास खुला रखा और जो OIC सम्मेलन है उनमें तालिबान को आमंत्रित किया और अफगानिस्तान के जो $9 बिलियन फंड को अनफ्रीज करने की वकालत भी की। लेकिन वास्तविकता जो है इसके विपरीत रही। जो तहरीक ए तालिबान है यानी कि पाकिस्तान में TTP ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले जो है उनको तेज कर दिया और 2024 में 856 हमले हुए और 2023 के 645 से 40% जो है वो अधिक थे। तो जो TTP है उनको अफगान तालिबान का समर्थन माना जाता है, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर 2500 से अधिक मौतें जो हैं वो भी हुई हैं। और 2024 और जो 25 है उसमें तनाव जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने जो TTP ठिकाने हैं उन पर हवाई हमले किए, जिसमें अफगान जो नागरिक हैं वो मारे गए। और जनवरी 2025 में अफगान और जो अमेरिकी बल हैं उन्होंने संयुक्त हमले जो है वो किए। और फरवरी में हेलमंद में छोटे छोटे जो संघर्ष हैं वो देखने को मिले। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की सीमा जो सीमा के रक्षक हैं उन्होंने 71 TTP जो लड़ाकू हैं उनको मार गिराया। और अक्टूबर 2025 में काबुल में विस्फोटों और सीमा पर गोलीबारी से दर्जनों जो मौतें हैं वो देखने को मिली हैं, जिनमें एक अफगान पत्रकार जो है वो शहीद हुआ है। 15 अक्टूबर को 48 घंटे का युद्ध विराम घोषित किया गया है, लेकिन जो 27 बिंदु हैं उन पर तनाव जो है अभी भी बना हुआ है। जो पाकिस्तान है इसने अफगान शरणार्थियों को निर्वासित किया और 2023 से 17 लाख जिसे तालिबान ने आक्रमण कहा। और एक्स पर जो है एक पोस्ट भी देखने को मिली कि एक यूजर ने उसमें लिखा कि पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन दिया, लेकिन बदले में TTP ने हमारे सैनिकों को मार डाला। भारत का हस्तक्षेप भी जो है वो बढ़ा है और अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की की भारत की जो यात्रा है उसने पाकिस्तान को घेराबंदी का जो डर है वो दे दिया है। दोनों देशों के बीच में व्यापार जो है 1.86 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच गया है, लेकिन जो सीमा बंद होने से प्रभावित जो है ये हुआ है। और वर्तमान में जो तनाव है या फिर जो आतंकवाद शरणार्थी संगठन है और जो डूरंड लाइन है उस पर केंद्रित है, जहां पर पाकिस्तान इसे जो अंतर्राष्ट्रीय मानता है, लेकिन अफगानिस्तान ने जो है इसे सदा ही अस्वीकार जो है वो किया है। तो अगर बात करें कि भविष्य की जो रणनीतियां हैं वो क्या रहने वाली हैं, तो जो भविष्य है वो अनिश्चित है। विशेषज्ञों के अनुसार तालिबान की जो सत्ता है इसमें स्थिरता के बावजूद TTP की बढ़ती जो ताकत है, यानी कि 2025 में 600 प्लस जो हमले हैं वो पाकिस्तान के लिए खतरा बने रहे हैं। यदि अफगानिस्तान TTP को नियंत्रित नहीं करता तो पाकिस्तान हवाई हमले जो है वो जारी रखेगा, जो कि युद्ध की ओर जो है ले जा सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि जो डूरंड लाइन है उनको मान्यता दो ताकि TTP संकट का जो हल है वो किया जा सके, लेकिन तालिबान जो है भारत के करीब जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटका जो है वो साबित हो रहा है।
और इसको लेकर जो सकारात्मक संभावनाएं हैं उनको देखें तो जो दोनों देश हैं उनको APTTA यानी कि अफ़गान पाकिस्तान टारगेट जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको मजबूत करना चाहिए, जो कि व्यापार जो है बढ़ा सकता है और चीन की जो CPEC परियोजना है दोनों को जोड़ सकती है। लेकिन जो स्थिरता है वो भी ज़रूरी है और जो सऊदी अरब और कतर जैसे जो मध्यस्थ हैं उन्होंने युद्ध विराम के लिए अपील भी की है। यदि तालिबान TTP को सौंपता है और पाकिस्तान शरणार्थी नीति नरम करता है तो संबंध जो है वो सुधर सकते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि बिना पारस्परिक विश्वास के तनाव जो है फिर से लौट आएंगे। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि असथिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए खतरा है, लेकिन मजबूत अफगानिस्तान भारत के साथ गठबंधन से डर जो है वो पाकिस्तान में पैदा कर रहा है। तो इस न्यूज़ से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध अलगाव के भाई जैसे हैं, यानी कि जुड़े हुए तो हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हैं। अतीत के घाव, वर्तमान की जो हिंसा है या फिर जो भविष्य की अनिश्चितता है क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती रही हैं। शांति के लिए दोनों को डूरंड लाइन पर समझौता करना चाहिए, आतंकवाद पर सहयोग करना चाहिए और जो आर्थिक एकीकरण है उस पर भी जोर देना चाहिए। जैसा कि एक पोस्ट में एक यूज़र ने कहा है कि नफरत से नहीं पारस्परिक सम्मान से जो रिश्ते हैं वो बनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर चीन और जो भारत हैं उनको मध्यस्थता करनी चाहिए ताकि जो ये विवाद है या फिर जो ये युद्ध है न बने, यानी कि जो ये विवाद है विवाद तक ही सीमित रहे, यह एक युद्ध का रूप जो है वो ना ले। तो हमारे इस न्यूज़ से रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्या होंगे, जो 2013 के अंदर UPSC में आया हुआ है कि डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किस किस के बीच में सीमा साझा कर रही है? भारत और चीन के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, C भारत और अफगानिस्तान के बीच, D पाकिस्तान और भारत के बीच। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा B पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह 2021 में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो देश हैं इन पर विचार करें। अज़रबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो जो मध्य एशियाई देशों का जो है हमें नाम दिए गए हैं, तो इनके संदर्भ में उपरोक्त में से कौन कौन भूमिबंध लैंडलॉक हैं? तो जो लैंडलॉक है सबसे पहले ये जाना जाता है कि लैंडलॉक जो है वो होता क्या है, यानी कि लैंडलॉक उस कंट्री को कहा जाता है जिसके माध्यम से, यानी कि ऐसा कोई रास्ता हो जिससे उसकी सीमा साझा हो रही हो, यानी कि पानी के रास्ते सीधे किसी बड़े समुद्र में पहुंचा जा सके, तो वह जो है लैंडलॉक नहीं होता, और अगर नहीं पहुंच सकते तो वो लैंडलॉक होता है। तो जो मध्य एशियाई देश हैं हमें बताना है कि भूमिबद्ध लैंडलॉक हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा 3, 4 और 5, यानी कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन रहेगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को लगभग 1 वर्ष हो गया है। तालिबान शासन के तहत अफ़गानिस्तान की वर्तमान स्थिति और भारत के लिए अफ़गान के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।